जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ कामरान अली। स्टूडेंट्स, मैं कॉम्पिटेंट सर्विसेज अकेडमी से के प्लेटफ़ॉर्म से बात कर रहा हूँ और आप लोगों को इंशाल्लाह जिस तरह ये अकेडमी, ये प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों को पास्ट में सर्विसेज देता रहा है, डिफरेंट किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता रहा है, जीके की और डिफरेंट किस्म के लॉज़ और डिफरेंट सेक्शंस की, इंशाल्लाह उसी तरह ये अकेडमी आपको स्मार्ट वे में एसए की प्रिपरेशन करवाएगी, इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह इस पे हम अपना जो है ना स्मार्ट वे में अपने प्रॉपर वर्क को लेकर चलेंगे और ऐसे की इंशाल्लाह तैयारी को बिल्कुल, बिल्कुल आसान करके आप लोगों को समझाया जाएगा। तो चलें इसको हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे वेरी फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ऐसे इनफैक्ट होता क्या है, किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रक्चर होता है। मैं इसको मैक्सिमली इसको मैं आसान कर सकता था, मैंने उस वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ऐसे सबसे पहले हम देखते हैं ये होता क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल पीपीएससी जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स की तरफ आ गया और जबकि एफपीएससी जो है ना वो वन पेपर की तरफ आ गया। तो नो डाउट दोनों एक स्टूडेंट को ऑल-राउंडर होना चाहिए, उसको जीके भी आना चाहिए, उसको लॉज़ भी आने चाहिए, उसको एसे राइटिंग भी आनी चाहिए। अब ये एसे राइटिंग का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो पीपीएससी है, जो कंडीशंस हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि आया कि बच्चे को राइटिंग कैपेबिलिटी क्या है उसकी और उसमें कोई सोचने-समझने की सलाहियत है। दैट्स व्हाई उन्होंने पीपीएससी जो है ना अब डिस्क्रिप्टिव की तरफ आ गया। अब इसकी इक्वल वेटेज होती जाएगी जीके और लॉज़ के अकॉर्डिंगली, बल्कि ये ज़्यादा डिसिसिव होता जाएगा आगे-आगे। क्योंकि इसमें बच्चे जो है ना कुछ बच्चे जो है ना वो रह जाते हैं, पास नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर राइटिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। बट इंशाल्लाह हम इसको कैरी ऑन कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लेक्चर फर्स्ट। इसमें देखें अब एसे की डेफिनेशन क्या है। एसे की डेफिनेशन मैंने वेरी सिंपल रखी है, ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑन अ गिवन टॉपिक। कोई भी आपको टॉपिक पीपीएससी में जो एसे का पेपर होगा उसमें 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनमें आपने एक टॉपिक के ऊपर लिखना है। ठीक है? वो आपकी ओपिनियन, आप राइटर हैं, उस वक़्त राइटर होते हैं आप, और आपकी ओपिनियन जो है ना एक गिवन टॉपिक के ऊपर वो एसे कहलाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एसे के हम देखते हैं कि इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं और कुछ फीचर्स होते हैं। तो 3 चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना, मैं आसान करके बता रहा हूँ। कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। हर कंपोनेंट के 20 नंबर होते हैं, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे किस तरह का होता है, उसमें कंटेंट कहाँ से उठाना है, ग्रामर है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब है स्टूडेंट्स, मैं आसान करके इसको बताऊँ, एक्सप्रेशन का मतलब है लिखने का अंदाज़। आपने जिस वे में लिखा है एसे वो राइटिंग की है, वो उसका आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है? अच्छा, आर्गुमेंट, दलाइल वो देने। अब ये सब ना 5 अगर कंपोनेंट्स हैं तो 20-20 नंबर के होते हैं। किसी बच्चे की अगर ग्रामर वीक है, तो उसके नंबर यहाँ से कटेंगे। किसका कंटेंट बच्चे का वीक है, उसके मार्क्स 20 यहाँ से कटेंगे, मतलब यहाँ से कटिंग होगी। किसी बच्चे ने आर्गुमेंट्स ठीक नहीं दिए तो उसके मार्क्स यहाँ से कटेंगे। तो इस तरह से नंबरों की डिवीज़न है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट्स आ गए। हमने पीछे देखा कंपोनेंट्स थे, अब हम देख रहे हैं पार्ट्स। 4 पार्ट्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 3 होते हैं, बट मैंने थोड़ा-सा इसको और सिंपल बनाया है और मैं कह रहा हूँ कि हम एसे के कोई तकरीबन 4 पार्ट्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आउटलाइन होती है, देन हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन हम बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, देन हम कंक्लूजन लिखते हैं। अब ये आगे जो मैंने परसेंटेज बताई हुई है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है एक एसे 100% लेंथ का है, ओके फाइन। उसमें 10% जो लेंथ के हिसाब से वो आउटलाइन होती है, 5% लेंथ के हिसाब से इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी 75% होती है और कंक्लूजन 10% होता है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें मिला के 100% बनता है। मतलब कि पूरे एसे में आउटलाइन 10% वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, इंट्रोडक्शन 5% वर्ड्स के ऊपर, बॉडी 75% और कंक्लूजन 10%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके 4 पार्ट्स हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं, मोटी-मोटी वो बात करते हैं कि जनाब पहले आउटलाइन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन को वो बॉडी में ही कंसीडर करते हैं। तो कुछ लोग 3 पार्ट्स कहते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं 4। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको 4 पार्ट्स कंसीडर किया जाता है। अच्छा, अब आ जाएँ स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में मैंने बताया है कि अब एस्से के लिए बच्चे सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं वो ये होता है कि एस्से के लिए 2 किस्म के सोर्सेज़ बच्चे पूछते हैं। एक तो पूछते हैं कि सर हमें कंटेंट कहाँ से इकट्ठा करना है? दूसरा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल है, सर इंग्लिश ग्रामर कहाँ से करें?
तो मैंने क्या किया है, मैंने 2 स्लाइडें ये देखें, अगली स्लाइड ये है, ये पहली है। इसमें मैंने क्या किया, अपने सोर्सेज़ को डिवाइड किए। पहले मैंने इंग्लिश ग्रामर के लिए बच्चों आप लोगों के लिए कुछ सोर्सेज़ बताए हैं। सिंपल करके मैं इसको बता रहा हूँ, देखें, आपने एफएससी और मैट्रिक में जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ी थी, प्लीज़ उस बुक को दोबारा उठाएँ, जो भी हमने हमने अब हमारे दौर में तो हमने पढ़ी थी सनशाइन, करंट ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर कुछ होती है, सनशाइन और भी कुछ थी। तो इनको दोबारा से आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। नंबर 1। नंबर 2 एक और आसान सी बुक है, टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर, आफ्ताब अहमद की, ये बीए, बीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा रन एंड मार्टिन की बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोज़िशन, ये बहुत अच्छी बुक है बट ये एडवांस्ड है, ये भी पढ़ी जा सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये तो हो गए बुक्स। एक मैंने लेक्चर देखा है, लेक्चर्स देखे हैं, एक बंदा है यूट्यूब के ऊपर, जो बच्चा मतलब कहता है कि मुझसे बुक नहीं पढ़ी जाएगी, मुझसे मतलब आया कि ग्रामर बुक्स के ऊपर नहीं पढ़ी है, तो मैं इसको लेक्चर देखना चाहता हूँ। तो उस बच्चे को चाहिए कि वो कपिल देव शर्मा का एक लेक्चर है, वो बल्कि एक इंडियन है यूट्यूब के ऊपर, और उस बंदे के तकरीबन कोई क्रैश कोर्सेज़ पड़े हुए हैं फ्री में, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर क्रैश कोर्सेज़, बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनके लेक्चर्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोज़िशन, सब जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 के 8 उसने कंप्लीटली डिस्क्राइब किए हैं, वो फिर प्रैक्टिस भी करवाता है। तो जिस बच्चे को लेक्चर्स देखने हो तो इस बंदे को जाके सब्सक्राइब करके इसका यूट्यूब चैनल के ऊपर देख ले, वो फ्री अवेलेबल है। आगे चलें। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद आए कंटेंट वाइज़ सोर्सेज़ क्या हैं? ये है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे हर बच्चा यही पूछता है सर कंटेंट कहाँ से इकट्ठा करें? तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कि कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है, डॉन न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ने की अब आदत डाल लें, ठीक है? किस तरह पढ़ना है? डॉन न्यूज़पेपर कितना पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कौन-कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन-कौन सा पेज पढ़ना है, इसके ऊपर मैं सेपरेटली एक लेक्चर बनाऊँगा, वो आप लोगों को जो बच्चे हमारा अ, फ़ोरम जॉइन करेंगे, कंप्यूटर सर्विसेज़ अकेडमी का फ़ोरम जॉइन करेंगे इंशाल्लाह, उन स्टूडेंट्स को एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। उस लेक्चर में बताया जाएगा कि डॉन किस तरह पढ़ना है, कौन-कौन से पेजेज़ पढ़ने हैं, कौन-कौन से सेक्शन पढ़ने हैं और कौन-कौन से नहीं पढ़ने हैं, ये बताया जाएगा। देन आगे आ जाएँ, इसके ऊपर मैं प्रॉपर लेक्चर बनाऊँगा और इसके अलावा एक और लेक्चर बनाऊँगा, वो इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड होगा, वो बड़े मज़े का है। वो ये है कि आपने डॉन न्यूज़पेपर यूज़ करते हुए और आपने गूगल यूज़ करते हुए, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स यूज़ करते हुए कंटेंट किस तरह से इकट्ठा करना है। अगर मैं आप लोगों को क्लाइमेट चेंज का टॉपिक देता हूँ, तो आप लोगों ने उसके ऊपर कंटेंट किस तरह से इकट्ठा करना है, इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाया जाएगा। ठीक है? तो ये दोनों लेक्चर्स इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएँगे। अच्छा, आगे आ जाएँ। कॉन्टेम्परेरी एसेज़ बुक, ये सैयद नासिर जमाल शाह हैं, उनकी एक बहुत अच्छी बुक है कॉन्टेम्परेरी एसेज़, ये मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग ये पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसको पढ़ना शुरू कर दें। एक मुरीद हुसैन जसरा साहब की मेरी फ़ेवरेट बुक है विनिंग एसेज़, ये मुरीद हुसैन जसरा साहब की है, ठीक है? वो सीएसपी हैं। तो इनकी बुक विनिंग एसेज़ में जस्ट आउटलाइन्स दी है और ये कमाल आउटलाइन है। बस इसमें क्या है कि हमने ये चाहे ऊपर नासिर जमाल शाह की बुक है, चाहे मुरीद हुसैन जसरा साहब की बुक है, इन बुक्स में एक तीसरी बुक भी है, एसे एसेंशियल्स बाय अरसलान ज़ाहिद खान। इन बंदों की ये जो बुक्स हैं, इनमें से हमने थोड़ा-थोड़ा कंटेंट उठाना है। याद रखिएगा मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा, और इन्हीं में हमने रद्दो-बदल करना है। खुद से सोच समझ के कुछ एडिशन करनी है, कुछ डिलीशन करनी है, कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो एज़ सच ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को क्लाइमेट चेंज का टॉपिक दूँ और आप धड़ाधड़ वहाँ से उठा लें। नो, नो, नो। आप लोगों ने बच्चों अपनी समझ के मुताबिक आपने उसमें से कंटेंट उठाना है, कुछ ऐड करना है, कुछ उसमें से डिलीट करना है, कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। तो ये इस स्ट्रैटेजी के साथ हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अच्छा, अगले क्या सोर्सेज़ हैं 2, मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं फर्दर आई विल शेयर विद यू इन शॉर्ट फॉर्म, कुछ मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ का कंटेंट शेयर करूँगा। उसमें क्या होंगे, उसमें डिफरेंट किस्म के आउटलाइन्स होंगी, उनमें एसेज होंगे, जिससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं। ये आप लोगों को मैं ऑन डिमांड प्रोवाइड करूँगा, बट वो स्टूडेंट्स जो हमारे इंशाल्लाह प्लेटफ़ॉर्म जॉइन कर लेंगे। आगे आ जाएँ। इसके अलावा आप लोग यूट्यूब चैनल से भी डाटा एक्सप्लोर कर सकते हैं। चैटजीपीटी को रैशनली, लफ्ज़ लिखा हुआ है रैशनली, हम लोग यूज़ करके इसको यहाँ से डाटा कंटेंट जो है ना अपना कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो रैशनली का मतलब है कि आप लोगों ने बेतुका यूज़ नहीं करना, चैटजीपीटी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं होना। अच्छा, तो अगले पेज पे आते हैं।
अच्छा, कुछ चीज़ें हैं बेसिक बेसिक ग्रामर की, 2 से 3 चीज़ें। ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए 2-3 स्लाइडें, क्योंकि ये एज़ इट इज़ हमें एसे राइटिंग में काम आएगा। नंबर 1, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वो लफ्ज़ों का मजमूआ है, जो मुकम्मल मीनिंग देता है। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया? मुकम्मल मीनिंग देता है और तीनों सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें होती हैं। फ्रेज़ क्या होती है? ये ऐसे लफ्ज़ों का मजमूआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसमें या सब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है। ये लिखा हुआ डज़न्ट हैव बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। वो कहता है कि इनमें से दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा। सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा। आगे आ जाएँ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है फ्रेज़ की, मैथ पॉवर्टी एक लफ्ज़ है। मैथ पॉवर्टी एक सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? फ्रेज़ हुआ। इसी तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक सब्जेक्ट है। ये फ्रेज़ हो गया क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फ्रेज़ की भी आप लोगों को समझ आ गई उम्मीद है। आगे आ जाएँ क्लॉज़। क्लॉज़ क्या होता है? ये ऐसे लफ्ज़ों का मजमूआ है जो मुकम्मल मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। और इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे। क्लॉज़ फ्रेज़ में क्या था? या सब्जेक्ट था या वर्ब था, बट क्लॉज़ में डिफ़रेंस ये है कि दोनों होंगे, जो कि लाज़मी नहीं कि फुल मीनिंग दे। कि क्यों भई क्यों? वो इस वजह से कि इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज़ और एक है डिपेंडेंट क्लॉज़। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज़ वो होती है जो फुल मीनिंग देती है। डिपेंडेंट क्लॉज़ वो होती है जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग देती है। देखें, इंडिपेंडेंट क्लॉज़ में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें होंगी। जो डिपेंडेंट क्लॉज़ है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट लाज़मी नहीं है कि हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है बिकॉज़ इट वाज़ रेनिंग। ये देखिए अधूरा-सा एक सेंटेंस कह लें, एक क्लॉज़ कह लें, अधूरा है। इसका मतलब है कि मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये क्या हुआ? ये एक क्लॉज़ हुई। इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। व्हेन ही अराइव्ड एट स्कूल, ये एक अलग से क्लॉज़ है। इसका भी मुकम्मल मीनिंग नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हुआ? ये भी डिपेंडेंट क्लॉज़ हो गई। अच्छा सुनो, अब सेंटेंसेस की टाइप्स दे लेते हैं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें एग्ज़ैक्ट एसे में काम आएगी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सेंटेंसेस में 3 मेजर टाइप्स के होते हैं, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हैं। एक होते हैं ना वो सवालिया जुमले, इम्पेरेटिव और वो क्या कहते हैं क्वेश्चन जो करने वाले होते हैं, इम्पेरेटिव हो गए और हुक्मिया जुमले और सवालिया जुमले, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, वो उनकी और इनमें ये डिफरेंस है कि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से है। ठीक है? अच्छा, इनमें स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस है? देखें, सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, सिर्फ एक। इस एग्जांपल देखें, पाकिस्तान इज माय रिच कंट्री। ये देखें बस, ये एक छोटा सा सेंटेंस है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस है इट इज रिच इन रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज में रिच है। चलो जी, मतलब ये सिंपल सेंटेंसेस हो गए, मतलब जो छोटे छोटे हैं। अच्छा सुनो, इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक से ज़्यादा या एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। मतलब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अच्छा जी, एग्जांपल देख ले। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। अगरचे बारिश हो रही थी लेकिन हम वॉक के लिए गए। तो देखें, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, अगर से बारिश हो रही थी, ये इनकम्प्लीट पार्ट है। ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। इसका मतलब हुआ ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। और जो है वी वेंट फॉर अ वॉक, हम वॉक के लिए गए। देखिए ये मुकम्मल मीनिंग दे रहा है, मुकम्मल सेंस दे रहा है कि हम वॉक के लिए गए। एक मुकम्मल जुमला है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी देखें, व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम, जब टीचर एंटर हुआ रूम में। इसका मतलब देखें ये, तो क्या हुआ? इनकम्प्लीट एक जुमला है और ये मतलब हो गया कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, आगे आ जाएँ। द स्टूडेंट बिकेम साइलेंट, स्टूडेंट साइलेंट हो गए। ये मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई पहली और ये दूसरी इंडिपेंडेंट हो गई। आगे चलें स्टूडेंट्स। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? इनमें दोनों दो क्लॉजेज़ होती हैं स्टूडेंट्स, वो दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं। वो दोनों की दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सिस्ट कर सकती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, आई वांटेड टू हेल्प, मैं हेल्प करना चाहता था, बट आई वाज़ टू लेट, लेकिन मैं काफ़ी लेट हो गया। इन दोनों को अगर बट रिमूव करके तोड़ के देखा जाए, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है, ये भी इंडिपेंडेंट है। दोनों मुकम्मल मीनिंग दे रहे हैं।
अच्छा, आगे नोट करने वाली क्या बात है जो मैंने नोट में लिखा हुआ? नोट में देखें, मैंने लिखा हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के थ्रू आपस में जोड़े जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आती हैं। वो कौन-सी हैं? वो है बिकॉज़, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल, इवन दो, बिफोर। ये जब आ जाए किसी सेंटेंस में तो आप लोगों ने ये समझना है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी तरह जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो आपस में फैन, बॉयज़, निमोनिक्स की जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। ये फैन बॉयज़ का मतलब है एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बट, और, येट, सो। ये जो है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये किसमें आती हैं? ये निशानी है कंपाउंड सेंटेंसेस की। तो इनमें ये यूज़ होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये वो चीज़ें थी जो हमें एज़ इट इज़ एस्से में डायरेक्ट काम आएँगी। इसलिए मैंने ये पढ़ाना मुनासिब समझा 2 चीज़ें। टाइप्स सेंटेंसेस के क्या हैं और जो फ्रेज़, क्लॉज़ और सेंटेंस में फ़र्क है। अच्छा, आज आगे आ जाएँ भई, ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ रीज़न्स ऑफ फेलियर्स इन एस्से एग्ज़ाम, कमेंट्स और रिपोर्ट्स। एग्ज़ामिनर की अच्छा ऐसा है स्टूडेंट्स, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है और जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये दोनों कमीशन हर साल ये अपनी वेबसाइट के ऊपर एक रिपोर्ट शाया करते हैं, एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। उस रिपोर्ट में क्या होता है? उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि भाई बच्चों के जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं सीएसएस में और जो बच्चों के पीएमएस में कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं दोनों, उनमें बच्चे क्यों फेल होते हैं, वो रीज़न्स देते हैं, वो कमेंट्स देते हैं, वो रिपोर्ट्स बनाते हैं। एग्ज़ामिनर खुद एग्ज़ामिनर खुद इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाता है कि जनाब बच्चे कंपल्सरी सब्जेक्ट में क्यों फेल हो रहे हैं, बच्चे ऑप्शनल में क्यों फेल हो रहे हैं। उन्हीं एग्ज़ामिनर की एक रिपोर्ट एस्से के ऊपर मैंने उठा के आप लोगों के सामने रखी है। वो रिपोर्ट क्या है? वो ये है। वो एग्ज़ामिनर कह रहा है एस्से के बारे में, क्योंकि हमारा ताल्लुक अब एस्से के साथ है। एग्ज़ामिनर कह रहा है कि सिग्निफिकेंटली काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, वो क्रैम्ड डाटा लेके आते हैं, जो कि स्टीरियोटाइप होता है, स्टूडोटाइप होता है। मतलब देखें, जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, उनमें से सारे का सारा डाटा मैंने इसीलिए मना किया कि हम सारे का सारा नहीं उठाएँगे, कुछ उठाएँगे और उसमें भी अल्टरेशन करेंगे। उसमें भी अपने हिसाब से एडिशन करेंगे, उसमें अपने हिसाब से डिलीशन करेंगे, उसमें अपने अपने हिसाब से हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो कहने का मकसद हो गया कि जो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रैम्ड डाटा लेके आते हैं, वो फेल होते हैं एस्से में। दूसरी बात वो कहता है कि जो पीएमएस का एस्से है उसमें ना 1500 से 1600 वर्ड्स लिखने होते हैं। वो कहता है कि बच्चे 1200 वर्ड तक भी नहीं पहुँच पाते और छोड़ आते हैं, ठीक है? इवन के हाफ़, मैंने देखा था वो कह रहे हैं कि हाफ़ 1000 वर्ड तक भी बच्चे नहीं पहुँच पाते और फेल हो जाते हैं। मतलब एक लेंथ दी हुई है 1500 वर्ड, चलें आप 1400 लिख दें, ठीक है, समझ में आ गई। बट 1200 तक, या चलो 1200 भी मतलब मैं आखिरी हद कहूँ ना, समझ आ गई। वो कहता है कि 1200 तक भी नहीं पहुँच पाते, मिनिमम। आपको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, पेपर में लिखा होगा आपके अच्छे के पेपर में कि आप लोगों ने 1500 वर्ड का एस्से लिखना है। बट क्या बच्चे करते हैं, 1200 वर्ड तक भी नहीं पहुँच पाते। तो वो कहता है वो इसलिए फेल हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट मैंने कहा है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज कम होता है, स्कैंटी नॉलेज होता है, नॉलेज ही नहीं होता बच्चों के पास टॉपिक का, ठीक है? उनकी रीडिंग ही नहीं होती। आगे वो क्या कहता है? वो आगे कहता है रेडीमेड मटीरियल हम उठा लाते हैं, ईज़िली अवेलेबल सोर्सेज़ से हमारे जो है ना स्टॉक ऑफ सिमिलर मटीरियल इज़ फ्रॉम ईज़िली अवेलेबल, कोटेशन एंड कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम्पल फ्रॉम ईज़िली अवेलेबल सोर्सेज़। ये इसलिए कहा है कि वो कहता है कि एक टॉपिक आ गया क्लाइमेट चेंज। लेट्स सपोज़ तहसीलदार की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 95 टू 98% बच्चों ने क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक लिखा है। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे फेल भी होंगे, कुछ पास हो जाएँगे। तो भाई पास वाले क्यों पास हुए हैं, फेल क्यों फेल हुए हैं? जो फेल हुए हैं वो इसलिए हो गए हैं कि उन्होंने सिर्फ़ रटा-रटाया मटीरियल उस वहाँ पे पुट कर दिया और वो सब के सब एक जैसा ही मटीरियल था। जो बच्चे फेल नहीं हुए, जो पास कर गए हैं, उन्होंने क्या किया था,
उन्होंने की थी एडिशन, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक उन्होंने की थी डिलीशन, उन्होंने की थी सब्स्टिट्यूशन सोच-समझ, तो वो पास हो गए। ठीक है? वो कहता है कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग नहीं होती, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, ना ही कोई डिस्कशन होती है जिसमें कोई डिस्कर्सिव डिस्कर्सिव का मतलब है कोई लॉजिकल, कोई फैक्ट बेस्ड कोई डिस्कशन ही नहीं होती। रटा-रटाया जो है ना कंटेंट पुट कर देते हैं। अच्छा इसके अलावा वो कहता है कि ग्रामर की मिस्टेक होती है, सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट की मिस्टेक होती है, कंजंक्शन की मिस्टेक्स होती हैं। इसके अलावा वो कहता है कि कोहेरेंस नहीं होती, यूनिटी नहीं होती आपके एस्से में, ऑर्गनाइज़ेशन का मसला होता है वो नहीं होती, एक्सप्रेशन नहीं होता अच्छा, लो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है? ऑर्गनाइज़ेशन खराब होती है उनकी, मतलब उन्होंने ऑर्गनाइज़्ड वे में एस्से नहीं लिखा होता, वोकैब्युलरी नहीं पुट की होती। चलो सिंपल वोकैब्युलरी सही बट वो उसका यूज़ भी नहीं कर पाते, नॉलेज नहीं होता, ठीक है? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल हो गए। अच्छा सुनो, इसके बाद मैंने कुछ गुड एस्से की फीचर्स ऐड की हुई हैं। अच्छा इससे पहले भी ये इस स्लाइड को मैं स्किप करके नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ की इश्यूज़ जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन कहती है कि बच्चे इसलिए फेल होते हैं, वो तो बातें थी ना एग्ज़ामिनर की, वो एग्ज़ामिनर कह रहा था, मैं नहीं कह रहा था। ये बातें मैं कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, मैंने आप लोगों को शुरू में बता देना चाहिए था कि मैंने सीएसएस 2023 क्वालीफाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने पीएमएस 2021 क्वालीफाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनमें एलोकेट नहीं हो पाया। अच्छा, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एस्से का जो है ना, मेरा एस्से का पेपर कभी भी फेल नहीं हुआ। मैंने 3 अटेम्प्ट सीएसएस की दी हुई हैं और 1 अटेम्प्ट पीएमएस की दी हुई है। मेरा एस्से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी में भी फेल नहीं हुआ, तीनों अटेम्प्ट्स में, इवन कि चौथी अटेम्प्ट पीएमएस में भी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं उस एक्सपीरियंस की बेस पे ये कह रहा हूँ कि कुछ गलतियों की वज़ह से भी बच्चे फेल होते हैं। उनमें स्पेलिंग की मिस्टेक आती है बहुत ज़्यादा, सेंटेंस पुअर स्ट्रक्चर होता है, पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मिक्स्ड सेंटेंस, फ्यूज्ड, रैंडम सेंटेंस, मीनिंगलेस सेंटेंस लिख देते हैं बच्चे। सिंपल सेंटेंस की रिपिटिशन करते हैं, बार-बार छोटे सेंटेंसेस बच्चों की तरह लिखते हैं, मतलब मैट्रिक के बच्चे की तरह छोटे-छोटे सेंटेंसेस। इसी तरह से पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है? उन्होंने जो पंक्चुएशन यूज़ करनी है, वो अच्छा पंक्चुएशन में और आर्टिकल का वो यूज़ सही नहीं कर पाते। अब इनमें क्या-क्या गलती होती है? पंक्चुएशन में 3 किस्म की गलतियाँ होती हैं। सिमिलरली आर्टिकल में भी 3 किस्म की गलतियाँ होती हैं। तो पंक्चुएशन में क्या गलती होती है? जनाब पंक्चुएशन में गलती होती है, कॉमा ऐड करना था आप लोगों ने मिसाल, कॉमा ऐड करना था, आप लोगों ने सेमीकोलन पुट कर दिया, एक गलती। दूसरी गलती, कॉमा पुट करना था, आप लोगों ने कॉमा पुट ही नहीं किया। तीसरी गलती, आप लोगों ने कॉमा नहीं पुट करना था, आप लोगों ने पुट कर दिया। तो 3 गलतियाँ। इसी तरह से आर्टिकल में गलतियाँ होती हैं। आर्टिकल दी पुट करना था, आप लोगों ने ए पुट कर दिया। आर्टिकल दी पुट नहीं करना था, आप लोगों ने पुट कर दिया। आर्टिकल दी पुट करना था, आप लोगों ने नहीं पुट किया। तो ये 3 गलतियाँ आर्टिकल्स की भी होती हैं। तो ये जब एक्सेसिव करते हैं हम, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एग्ज़ामिनर इरिटेट होता है, फेल कर देता है। इसके अलावा बच्चों को अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रक्स ऑफ टॉपिक, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो टॉपिक का नाम सोच के, समझ के रिलेट कर सकें और रिलेटिव जो है ना रेलेवेंट डाटा जो है ना लिख सकें। तो ये भी एक गलती होती है। बच्चे टॉपिक को समझ ही नहीं पाते और लिख देते हैं और फेल हो जाते हैं। ठीक है? मतलब सवाल गंदम जवाब चना। अच्छा फ्रेंड्स, अब कुछ एसेस की टाइप्स देख लेते हैं। उससे पहले अब एक हम स्लाइड रह गई थी वो देख लेते हैं। एक अच्छे एसे की क्या फीचर्स होती हैं? एक गुड एसे जो होता है उसकी क्या फीचर होती है? क्योंकि हमारा ये लेक्चर है, जस्ट अब जनरल डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? एसे के कुछ फीचर्स बता रहे हैं, कुछ कंपोनेंट्स बता रहे हैं, कुछ पार्ट्स बता रहे हैं, एग्जामिनर की रिपोर्ट डिस्कस की है हम लोगों ने। व्हाई रीजंस के बच्चे फेल क्यों होते हैं, ये रीजंस डिस्कस किए हैं हम लोगों ने। तो इसी तरह हम देखते हैं कि गुड एसे क्या फीचर है, उसमें गुड लैंग्वेज हो, ओरिजिनैलिटी ऑफ थॉट्स हो, मतलब बच्चे अपनी थॉट प्लीज़ अपनी थॉट्स पुट करें, रटी-रटाई थॉट्स चीज़ें ना पुट करें। इन डेप्थ नॉलेज हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, सोचने-समझने की सलाहियत हो, वोकैब्युलरी जहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने फ्लॉवरी लैंग्वेज यूज़ करनी है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा आपने जो है ना हेवी वोकैब्युलरी यूज़ करनी है, नो। आप लोगों ने एप्रोप्रिएट मतलब नॉर्मल सी, सिंपल सी वोकैब्युलरी भी यूज़ कर सकते हैं। एज़ सच नो इश्यू। कोहेरेंस, यूनिटी, क्लैरिटी होनी चाहिए। ये आगे मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा कि कोहेरेंस, यूनिटी और ऑर्गेनाइज़ेशन ये क्या चीज़ें होती हैं। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊँगा इंशाल्लाह। आगे आ गया फ्लॉलेस लैंग्वेज, मतलब कि आपकी गलतियाँ कम से कम हों। एग्ज़ामिनर एक बात लास्ट बात कहता है वो ये है कि अब ये एग्ज़ामिनर ने ही कहा है।
ये चीज़ें भी मुझे आपके एग्ज़ामिनर की रिपोर्ट से ही मिली हैं। एग्ज़ामिनर लास्ट बात कहता है कि गुड रेटेड और रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़पेपर को और जो वेल नोन ऑथर्स हैं, उनके मैगज़ीन को पढ़ना चाहिए। दोबारा कह रहा हूँ, ज़ोर देने के लिए, एम्फसाइज़ करने के लिए, एग्ज़ामिनर कह रहा है कि बच्चों में गुड रेटेड और रिकॉग्नाइज़्ड किस्म का न्यूज़पेपर प्लस वेल नोन जो ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स, उनके मैगज़ीन को पढ़ने का जो है ना वो एक प्रॉपर एक चैनल होना चाहिए। मतलब बच्चों को वो एनकरेज करें कि वो चीज़ें पढ़ें। गुड रेटेड न्यूज़पेपर हो, रिकॉग्नाइज़्ड न्यूज़पेपर हो और उन वेल नोन जो ऑथर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ें, उनके मैगज़ीन पढ़ें, तब जाके हमारे पास अच्छी क्वालिटी का कंटेंट इकट्ठा होता है। अच्छा स्टूडेंट्स आगे आ जाएँ। अब मैं कुछ ये आखिरी 2 स्लाइडें रह गई हैं, मैं एसे की टाइप्स डिस्कस करूँगा और ये हमारा लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा। एसे की स्टूडेंट कोई 5 से 6 टाइप्स हैं। देखें पहली टाइप क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव एसेज़ होते हैं। मतलब लफ्ज़ से देखें नाम से ज़ाहिर हो रहा है डिस्क्राइब करते हैं। क्या डिस्क्राइब करते हैं भाई? ये पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्लेस को, किसी फीलिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कॉन्सेप्ट को। मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम्पल है पावर ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। हमने सोशल मीडिया की पावर बतानी है पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने में, ठीक है? ये एक सिंपल सा डिस्क्राइब करना है। सोशल मीडिया क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। पब्लिक ओपिनियन क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को सिंपली डिस्क्राइब करना है, इसलिए इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेज। एक होते हैं नैरेटिव एसेज जो हम बचपन में पढ़ते थे। माय फर्स्ट डे इन कॉलेज, माय लास्ट डे इन कॉलेज, माय फर्स्ट डे इन स्कूल, माय लास्ट डे इन स्कूल। ये नैरेटिव होते हैं, मतलब स्टोरी टेलिंग होते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं, इवेंट्स बताते हैं, एक्शंस बताते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं ये, ठीक है? तो नैरेटिव एसेज क्या हो गए? स्टोरी टेलिंग। एग्जाम्पल देख लें, द डे आई फेस्ड नेचुरल डिजास्टर, ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर ऐसे लिखना है, ठीक है? ये नैरेटिव हो गए। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कौन से होते हैं? जिसमें आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और अपने रीडर को, अपने एग्जामिनर को आप लोगों ने कायल करना है अपने दलाइल देकर, ठीक है? तो वो क्या है? एग्जाम्पल है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। तो जेंडर इक्वालिटी मिथ है या नहीं, आप यस या नो करके इसको फिर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हम या यस कहेंगे या नो कहेंगे। तो उसमें अगर यस कहते हैं तो क्यों है, नो कहते हैं तो क्यों है, दलाइल के साथ हमने साबित करना है। इसी तरह से अगला है क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, सवालिया निशान यहाँ पे आएगा। तो जहाँ पे सवालिया निशान आ जाए या और आ जाए और कि जनाब या ये है या ये है, तो आप किसको सपोर्ट करोगे? ठीक है, तो इस तरह के जो एसेज होते हैं वो क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज रियलिटी है या नहीं है? हम कहेंगे जी डेफिनिटली क्लाइमेट चेंज जो है वो एक रियलिटी है। तो क्यों है, किस तरह है, वो हम आर्ग्यूमेंट्स के साथ, दलाइल के साथ साबित करेंगे अपने पूरे के पूरे एसे में। अच्छा आगे लास्ट स्लाइड पे चलें। कुछ होते हैं एक्सपोजिटरी एसे। एक्सपोजिटरी एसेज वो एसेज होते हैं जिनमें लॉजिकल, फैक्ट बेस्ड या साइंटिफिक बेस्ड तरीके से वो चलते हैं। कैसे चलते हैं? जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कॉजेज़ एंड सॉल्यूशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। भाई कॉजेज़ एंड सॉल्यूशन देखें ना, फैक्ट बेस है, कॉजेज़ फैक्ट है। क्या फैक्ट है भाई? कॉजेज़ इसलिए क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है भाई? दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, चाइना में इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी बढ़ गई है, फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, मीथेन गैसेज़ निकल रही हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं। तो ये फैक्ट है, फैक्ट बेस्ड है, साइंटिफिक बेस्ड रीज़न्स हैं। सॉल्यूशन भी साइंटिफिक बेस्ड होंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सपोजिटरी एसे, लॉजिकल बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, साइंटिफिक बेस्ड होते हैं ये, जिसमें सिंपली कॉजेज, सॉल्यूशन, रिकमेंडेशन ये चीज़ें बतानी होती हैं। कुछ सोशियो इकोनॉमिक होते हैं, वो एग्जांपल से ही साबित है, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर, सोशल इवल्स के ऊपर। कुछ लिटरेरी या फिलोसॉफिकल एसेज होते हैं, लिटरेरी या फिलोसॉफिकल। तो इन लिटरेरी फिलोसॉफिकल से मतलब एक कोटेशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसके ऊपर पूरा अच्छे लिखें। एग्जांपल है मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। ये जे रोसो की एक कोटेशन है, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट था। हमने पॉलिटिकल साइंस की सीएसएस की तैयारी में उसको पढ़ा था, तो ये उसकी कोटेशन है और उसके ऊपर हमने पूरा ऐसे लिखा है। तो ये 6 किस्म के एसेज मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये एसे की टाइप्स बताने का मकसद क्या है? इसका मकसद है कि इनमें आप लोगों ने 2 किस्म के एसेज नहीं करने, 4 किस्म के आप लोगों ने प्रेफ़र करने हैं। जो 2 किस्म के आप लोगों ने नहीं करने, तो ऐसे की जो टाइप्स मैंने आप लोगों को बताई है, इस बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने 2 किस्म के टॉपिक्स को हाथ भी नहीं लगाना।
और 4 किस्म के एसेस को आपने प्रेफ़र करना है। पहले जो नहीं करने वो कौन से हैं? सबसे पहले आप लोगों के सामने अगर लिटरेरी या फिलॉसॉफ़िकल एसे आ जाए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको कभी हाथ मत लगाइएगा। ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है इस तरह के एसे को टैकल करना। कंटेंट नहीं होता, इवन कि मेरे जैसा बंदा फ़ेल हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कंटेंट नहीं होगा हमारे पास और हम फ़ेल हो जाएँगे। ये नहीं करना। और दूसरा, नैरेटिव एसेज नहीं करने। ये 2 किस्म के आप लोगों के सामने आ जाएँ, तो आप लोगों ने इसको सबसे पहले निकाल देना है कि मैंने ये तो करना ही नहीं है ना। जो करने हैं, सबसे पहले आप लोगों ने आर्गुमेंटेटिव को प्रेफ़र करना है। बल्कि सॉरी, इससे भी पहले आप लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक को प्रेफ़र करना है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपोजिटरी को। नंबर 3, आर्गुमेंटेटिव को। और नंबर 4, डिस्क्रिप्टिव को। तो इन एक्सेस को आप लोगों ने प्रेफ़र करना है, और बाकी जो नहीं करने वो नैरेटिव और लिटरेरी या फिलॉसॉफिकल एसेज हैं। चलिए ठीक हो गया स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम दिया। और अब इंशाल्लाह हम जो है ना इस कॉम्पिटेंट सर्विसेज अकेडमी के साथ प्रॉपर भरपूर तरीके से साथ चलेंगे, और जो स्टूडेंट्स इनको जॉइन करेंगे इंशाल्लाह आप सब लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, हम अपना टॉपिक क्लोज़ करते हैं।